हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप। मैथ्स वाई पीके में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम रेडियोधर्मी प्रदूषण को पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, तो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक और इसके लास्ट में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या है? तो रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या होते हैं दोस्तों? जो रेडियो एक्टिव पदार्थों के विकिरण से जो जनित प्रदूषण होता है उसको क्या कहते हैं? हम रेडियोधर्मी प्रदूषण कहेंगे। ओके दोस्तों, यानी जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उनसे निकलने वाला प्रदूषण रेडियो एक्टिव प्रदूषण कहलाता है। अब रेडियो एक्टिव प्रदूषण के स्रोत क्या हैं दोस्तों? तो इसको हम देखते हैं। रेडियो एक्टिव प्रदूषण कहाँ से जनरेट होता है? तो कुछ एलिमेंट्स हैं जो रेडिएशन उत्पन्न करते हैं। ओके दोस्तों, तो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? थोरियम, प्लूटोनियम और यूरेनियम। ओके दोस्तों, तो आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है? तो थ्योरियम है, प्लूटोनियम है और यूरेनियम है। आपको ये ध्यान देना है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कैसे? वो कहेंगे आपसे कि रेडियो एक्टिव मापन की इकाई क्या है? तो रेडियो एक्टिव मापन की इकाई रोंटजन होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको रैम भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? रैम भी कहते हैं। अब इसकी कुछ लिमिट होती है दोस्तों। तो लिमिट क्या होती है? यदि 20 ml रैम तक आपका विकिरण है, रेडिएशन कितना हो रहा है? यदि 20 ml रैम तक रेडिएशन हो रहा है तो इस पर जीवधारियों को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, कोई भी क्षति नहीं होती है। ये क्वेश्चन में बार बार पूछे जा रहे हैं दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि जो एक्सरे होता है, एक्सरे हम लोग करवाने जाते हैं हड्डी वगैरह का कि कहाँ पे मोच वगैरह आ गई है या हड्डी क्रैक हो गई है। तो यहाँ पे एक बार के एक्सरे करवाने में 5 से 6 रैम तक विकिरण यानी रेडिएशन उत्पन्न होता है। ओके दोस्तों, तो ये इसलिए डॉक्टर आपको बार बार सलाह देता है कि हमें बार बार एक्सरे को नहीं करवाना चाहिए। ओके दोस्तों, अब एक्सरे को विकिरण को कितने प्रकार से बांटा गया है आइए देखते हैं। तो दोस्तों, स्टडी के हिसाब से, अध्ययन की दृष्टि से रेडिएशन को 2 प्रकार में डिवाइड किया गया है। पहला है मानव जनित रेडिएशन यानी जनरेटेड बाय ह्यूमन बीइंग। ओके दोस्तों, जिसे मनुष्य द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो अब वो कैसे उत्पन्न होता है मानव द्वारा? तो दोस्तों, जैसे रेडियोधर्मी प्रदूषण के मुख्य स्रोत परमाणु रिएक्टर होते हैं, जहाँ पर परमाणु रिएक्टर्स वगैरह की फैक्ट्री लगी रहती हैं। उनके रिसाव से वहाँ से रेडियो एक्टिव रिसाव होता है। नाभिकीय प्रयोग और औषधि विज्ञान में यूज किया जाता है रेडियो एक्टिव मटेरियल को। तो यहाँ से रेडियो एक्टिव पदार्थ निकलते हैं। ओके दोस्तों, इसके बाद विस्फोट और टेलीविज़न, इससे भी रेडियो एक्टिव रेडिएशन निकलता है, जिसे मानव जनित रेडिएशन कहते हैं। ओके दोस्तों, अब कुछ ऐसे और भी मनुष्य यूज करता है कुछ चीज़ों को, जो एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से रेडिएशन फैलता है। तो वो कार्बन 14 हो गया, कोबाल्ट 60 हो गया, स्ट्रांसियम 19 और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? केसियस 137। ओके, जो मानव रेडिएशन के क्या है दोस्तों? मानव द्वारा फैलाए जाने वाले रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। ओके दोस्तों, इन्हें रेडियोधर्मी के स्रोत भी माना जाता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है अब प्रकृति जनित, जो नेचर जनरेट करती है रेडिएशन। तो उसमें आता है अब पृथ्वी के गर्भ से यानी पृथ्वी के अंदर दबे हुए रेडियो एक्टिव पदार्थ और सूर्य विकिरण के कारण जो अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं, उससे भी क्या होता है? रेडियो प्रदूषण होता है। ओके दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट इसके इफ़ेक्ट की। तो इफ़ेक्ट देख लेते हैं दोस्तों। इसके इफ़ेक्ट क्या पड़ते हैं रेडिएशन के? तो रेडिएशन की बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है? रेडिएशन में रेडियो पदार्थ के परमाणु केंद्र में अल्फ़ा बीटा गामा क्या होते हैं? कण होते हैं जो निकलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों? रेडियोधर्मी प्रदूषण के कारण जीन व गुणसूत्र में हानिकारक परिवर्तन हो जाते हैं, जो भी बहुत ही कष्टदायक होते हैं। ओके दोस्तों, जिसकी वजह से क्या होता है? गर्भ में ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है। ओके दोस्तों, और भी रेडियोधर्मी प्रदूषण से मनुष्य में बहुत सी गंभीर समस्याएं जैसे बीमारियां, ब्लड कैंसर, रक्त कैंसर हो गया, अस्थि कैंसर हो गया। ओके दोस्तों, और बोन टीबी यानी हड्डी के अंदर क्या हो जाना? टीबी हो जाना, जिसे अस्थि टीबी भी कहते हैं। ये घातक बीमारियां हो जाती हैं। ओके दोस्तों, इसका एक जीता जागता उदाहरण है कि 6 अगस्त और 9 अगस्त को क्रमशः 2 बार 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी, जो कहाँ है? जापान के 2 शहर हैं हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर अमेरिका ने परमाणु बम से क्या किया? अमेरिका ने परमाणु बम का विस्फोट किया, जिसकी वजह से वहाँ पे पूरे दोनों शहरों को क्या हो कर दिया गया? तबाह कर दिया। आज भी 74 वर्ष बाद वहाँ पे
विकिरण के प्रभाव देखने को मिलते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि रेडियोधर्मी जो विकिरण होता है वो कई हजारों वर्षों तक मौजूद रहता है, जिसके लक्षण सामने आते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, कई सारी गंभीर समस्याएं, बीमारियां होती हैं, अभी हमने देखी। अब दोस्तों इससे बचाव के क्या उपाय हैं, तो रेडियो विकिरण से बचाव के क्या उपाय हो जाएंगे। नाभिकीय रिएक्टरों में विकिरणों के विसरण को रोकना, इनको फैलाव को रोकना चाहिए। ओके दोस्तों, अपशिष्ट व तर्कसंगत ढंग से जो रेडियो एक्टिव तत्व हैं उनको निकालने से रोका जाना चाहिए। ओके दोस्तों, मनुष्य में जो उपकरण यूज करता है, जैसे बच्चों की खिलौने भी आते हैं, उनको रेडियोधर्मिता से क्या करना चाहिए, मुक्त करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है परमाणु अस्त्रों का उत्पादन एवं प्रतिबंध होना चाहिए, यानी उनके उत्पादन को कम करना एवं उन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों, चश्मे लगाकर अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें बचना चाहिए। जैसे आप धूप में निकल रहे हो तो सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं वो डायरेक्ट हमारे शरीर पे ना पड़े, इसलिए हमें फुल कपड़े और चश्मे का यूज करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे दोस्तों। तो इसमें रेडियोधर्मी प्रदूषण की मापन की इकाई, पहला क्वेश्चन है रेडियोधर्मी प्रदूषण के मापन की इकाई, हमने अभी पढ़ा था ऊपर, तो एक हो जाएगा रोंटजन। क्या है, रोंटजन है। सेकंड क्वेश्चन है एक्स किरण की खोज किसने की थी, तो रोंटजन ने। एक्स किरण की खोज किसने किया था, तो ये रोंटजन ने इसकी खोज की थी, एक्स किरणों की। नेक्स्ट है नाभिकीय बमों में वायुमंडलीय विस्फोट के उपरांत जो रेडियोधर्मी पदार्थ पृथ्वी के ऊपर चूर्ण जो धरती गिरती है, धरती पर गिरते हैं जो चूर्ण, उनको क्या कहते हैं, तो जो कण निकलते हैं उनको नाभिकीय पतन कहते हैं। ओके दोस्तों, यानी बम विस्फोट के बाद जो चूर्ण धरती पर गिरता है, छोटे छोटे कण गिरते हैं, उनको क्या कहते हैं, नाभिकीय पतन या न्यूक्लियर फॉलआउट कहते हैं। ओके दोस्तों, न्यूक्लियर फॉलआउट। ओके, नेक्स्ट है आयनिक विकिरण के स्रोत हैं। तो आयनिक विकिरण के स्रोत क्या हो जाएंगे, रेडियोधर्मी तत्व, यानी रेडियोधर्मी तत्व से आयनिक विकिरण निकलता है, आयनिक विकिरण से ही रेडियोधर्मी तत्व निकलते हैं। नेक्स्ट है गैर आयनीकृत विकिरण का स्रोत क्या है, तो गैर आयनीकृत विकिरण स्रोत क्या हो जाएगा दोस्तों, पराबैंगनी। ओके, नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम रेडियो प्रदूषण कहाँ पाया गया, तो ये केरल में। भारत में सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो ये केरल में अत्यधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण फैलता है, वहीं पे पाया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा किस प्रकार के प्रदूषण स्वयं में प्रदूषण कारक और प्रदूषण दोनों होते हैं, तो ये होते हैं दोस्तों रेडियोधर्मी, यानी रेडियोधर्मी प्रदूषण अपने आप में एक प्रदूषण कारक भी होते हैं और प्रदूषण भी होते हैं, यानी खुद फैलाएंगे और खुद प्रदूषण करेंगे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप जल में होने वाले परिवर्तन का मापन कैसे किया जाता है, तो ग्लोबल वार्मिंग में जलवायु में परिवर्तन हो रहा है तो उनको किसकी वजह से, रेडियो सक्रिय फोर्सिंग द्वारा हम उनका मापन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जीरोडर्मा पिगमेंटोसम नामक बीमारी किस विकिरण के प्रति ज़्यादा संवेदनशील व्यक्तियों को होती है, तो वो पराबैंगनी विकिरण। ओके दोस्तों, पराबैंगनी विकिरण के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होती है। इस प्रकार से दोस्तों हमने रेडियो एक्टिव तत्वों की रेडियोधर्मी प्रदूषण को पूरा टॉपिक को अच्छी तरह से डिटेल में समझा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि कोई कमी आपको दिखती है तो कमेंट जरूर करें। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।